सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो बायोलॉजी का चैप्टर 2 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो तुम्हारा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस के बाद, जो तुम्हारे साइंस का बायोलॉजी का पार्ट और चैप्टर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेस्ट सीबीएसई रिवीजन नोट्स हो सकता है दोस्तों, जो मैंने अपने टाइम में एकदम बनाया था, तो उस नोट्स को तुम लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए इस पूरे नोट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सारा का स्क्रीनशॉट लेके चलना। ठीक है, एकदम बेस्ट तुम लोगों के लिए होने वाला है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, देख लो दोस्तों, मैं हर चीज तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ एकदम चार्ट वाइज। जो भी हार्मोन्स वगैरह इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स जब हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बाद, ठीक है, तो हॉर्मोन्स इन एनिमल में जितना भी तुम्हारा रहता है चार्ट प्रिपेयर किया हुआ, इस तरीके से दोस्तों कोई उतना प्रोवाइड करके नहीं रखा है यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से मैं हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम बेस्ट रहेगा, गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज कंटिन्यूअसली बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियोस को देखना। ठीक है दोस्तों, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए तुम लेते जाना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में हर चीज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, दे के रखा हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो एकदम सारा का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। तो चलो फटाफट हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये तुम्हारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से मतलब भी तुम समझ रहे होगे कि भाई हाँ, कंट्रोलिंग करना यहाँ पे हम लोग को सीखना है, क्या किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा बॉडी फंक्शन, या फिर किस तरीके से प्लांट्स में, किस तरीके से एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल है, हम कुछ भी करते हैं। ठीक है, या फिर हम अभी अभी तुम लोग को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जो अभी तुम लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है सारा चीज। ठीक है, हम अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बोलना चाहते हैं, ये सारा चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही कमाल है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी चैप्टर है ये। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड एटीसी। तो यही जो फीलिंग है कि भाई हाँ टच हुआ, तो कहाँ पे टच हो रहा है तो ठंडा लग रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है तो लाइट महसूस हो रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है तो तुम्हें गर्म महसूस हो रहा है, समझ आ रहा है ना बात को। तो यही सारा चीज है। एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया क्या, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही तुम्हें मैंने बताया अभी एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारा रोटी बनाते हुए कभी बाय चांस तुम किसी गर्म चीज से सट गए, ठीक है, तो दैट्स इज अ बेस्ट एग्जांपल। सो दोस्तों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में किस तरीके से होता है, तो ऑल अबाउट यहाँ पे सारा नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का कमाल है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो मेन सिस्टम है एनिमल्स में जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वर्क अबाउट करते हैं, जो कि तुम्हारा हो गया नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, जो कंसिस्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ सर्विस। ठीक है, एंड ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। जानते ही हो तुम लोग भाई कि हाँ, जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और कितना सारा नर्व्स की बात आएगी। ठीक है, कितने ह्यूज नेटवर्क्स में फैला हुआ है हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स। ठीक है, तो वो सारा चीज एकदम इसमें कंसिस्ट किए हुए रहते हैं। तो पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम में क्या सब आता है, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन है टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से तुम क्या कर रहे हो, अपना इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से तुम इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और जो तुम रिसीव कर रहे हो मैसेज, उसको ठीक है इम्प्लीमेंट करके उस तरीके से तुम अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हो अपने मसल्स के हेल्प से और ग्लैंड्स के हेल्प से। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो स्टिमुलस क्या होता है, अभी देखो स्टिमुलस का टर्म आ रहा था बार बार। देखो स्टिमुलाई यहाँ पे भी पहले, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस आखिर है क्या, एनी चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। देखो कोई भी बदलाव अगर हम लोग पर्यावरण में, ठीक है, हम लोग आसपास देखते हैं जो कि जिससे कि हमें इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो रिस्पॉन्ड करता है उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई भी चेंजेस इन्वायरमेंट में अगर हो रहा है जो कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको कहा जाएगा स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, तुम्हारा टचिंग है हॉट प्लेट। ठीक है, हॉट प्लेट को तुम टच कर दिए तो तुम्हारा ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब तुम टच तो कर दिए, अब तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। कैसे है भाई, स्टिमुलस में क्या हो रहा था कि तुम जो भी पर्यावरण में चेंजेस हो रहा था और उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है, उसको स्टिमुलस कर रहे थे। लेकिन जो रिएक्शन है हमारे बॉडी का, ठीक है, टू द स्टिमुलस, किसको, टू द स्टिमुलस को, तो उसको कहेंगे रिस्पॉन्स। एग्जांपल हो गया विड्रॉल ऑफ आवर हैंड टू ऑन द टचिंग हॉट प्लेट। ठीक है, समझने की कोशिश करो, जैसे कि तुम्हारा बाय चांस अगर हॉट प्लेट टच हो गया स्किन, तो तुम तुरंत हटा लेते हो हाथ, तुरंत ऐसे दूर कर लेते हो। तो दिस आर द रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो बात को समझने की कोशिश करना, कोई तुम्हारे आंख में अगर जोर से पानी मार देगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंख क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा पानी नहीं जाने देगा। ठीक है, सडनली भी अगर आता है तो इतना तुम्हारा नर्व्स एक्टिव रहता है हर हमेशा। ठीक है दोस्तों,
तो कोऑर्डिनेशन का मेन डिफिनेशन क्या होगा? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएटिव रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जो वर्किंग हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है, जो कि प्रॉपर मैनर में वर्क कर रहे हैं साथ में और प्रोड्यूस कर रहे हैं एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस, तो उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन। रिसेप्टर्स क्या होता है? आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व्स। ठीक हो, समझने कुछ करना है। देखो स्पेशलाइज्ड टिप्स है जो कि सम नर्व्स, कुछ नर्व्स के, दैट डिटेक्ट द इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। समझने की कोशिश करो रिसेप्टर्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भाई हाँ पहले ही तुमको थोड़ा सा ना महसूस हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई हाँ इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ घटित होने वाला है, तो हमको सावधान रहना है। तुमको ये सब चीज पता नहीं हो चलेगा, लेकिन तुम्हारा रिसेप्टर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, हर हमेशा, तब तो तुम तुरंत हाथ को पीछे कर लिए। तो दिस आर द इंटरलिंक्ड कनेक्शन बिटवीन ईच अदर, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तभी सब एक दूसरे से अच्छे तरीके से इंटरलिंक्ड होकर के परफॉर्म कर पाते हैं और वर्क कर पाते हैं अपने फंक्शन को एप्रोप्रिएट तरीके से, और रिएक्शन एप्रोप्रिएट रिएक्शन स्टिमुलस को दे पाते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया भाई रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स। देखो कौन कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ, इनर आई से है, आई का है, फोटो रिसेप्टर्स, फिर थर्मो रिसेप्टर्स स्किन के लिए, फिर फोनो रिसेप्टर्स इनर ईयर के लिए, और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स नोज के लिए, फिर उसके बाद गस्टेक्टोरी रिसेप्टर जो कि टंग के लिए है। तो सारा का नाम याद रखना है। देखो अगर तुमको नाम क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुम 1080p क्वालिटी करो वीडियो का, तुमको नाम क्लियर दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है, और जूम आउट करो वीडियो को और 1080p कर लेना, तब तुमको ये दिख जाएगा। थोड़ा हो सकता है क्वालिटी इसका कम हो, ठीक है। आप देखो इसका रिसेप्टर का क्या काम है, हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी, विजुअल स्टिमुलस है, फिर पेन टच हीट हो गया जो स्किन का है, फिर उसके बाद नोज का स्मेल डिटेक्शन है, टेस्ट डिटेक्शन, सबका मतलब अपना अपना जो भी रिसेप्टर्स का जो वर्क है वहां मेंशन भी किया हुआ है, वर्क ध्यान देना है, ठीक है भाई। सो दोस्तों अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट न्यूरॉन्स, कि भाई हाँ न्यूरॉन्स आखिर क्या है। न्यूरॉन्स इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो एकदम एनसीईआरटी का दोस्तों सारा लाइन है, बहुत इजी चैप्टर है ये। न्यूरॉन्स क्या होता है? ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, NEURONES, ठीक है। फिर उसका नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स, देखो याद रखना न्यूरॉन्स को ऑल्सो नोन कहते हैं न्यूरोनेस, और फिर न्यूरॉन सेल्स और न्यूरॉन्स फाइबर्स, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट फंक्शन टू द प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। क्या है भाई? न्यूरॉन्स तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल क्या है, सेल्स है, कोशिकाएं हैं, जो कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम में रहता है। दैट फंक्शन टू प्रोसेस, का फंक्शन क्या है? टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। न्यूरॉन्स का क्या वर्क है कि तुमको तुम्हारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको ट्रांसमिट कराना और उसको प्रोसेस करवाना, ठीक है। तो फंक्शन देखो मैंने रेड करके हाईलाइट करके रखा है, टू प्रोसेस फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अगर लिखने के लिए आ जाएगा या मेंशन करने के लिए आ जाएगा कि मेंशन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, तो वहां पे लिखना टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन। बहुत ईजी है भाई, याद रखना भाई। साइंस का जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा के रखा है दोस्तों ऑलरेडी, उसमें तुमको ना मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है, जो मेन फैक्ट है। ज्यादा तुमको कहानी नहीं बनाना है, कहानी बनाने के चक्कर में रहोगे मार्क्स बहुत कटता है साइंस में। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ भाई, मेरा क्लियर एडवाइस है, फैक्ट पे रहो, जो क्वेश्चन पूछा है एकदम एग्जैक्ट डिट्टो जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स आने वाला है, ठीक है। अब हमारा आता है इन वर्टिब्रेट एनिमल न्यूरॉन्स आर द कोर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन। याद रखना वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी ब्रेन के कोर कंपोनेंट्स हैं वो न्यूरॉन्स ही हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल में। और तुम्हारा ब्रेन के स्पाइनल कोड के एंड पेरिफेरल नर्व्स का, देखो याद रखना वर्टिब्रेट एनिमल में ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड पेरिफेरल नर्व्स का जो मेन कंपोनेंट है वो न्यूरॉन्स ही है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन, देखो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन क्या है भाई? अब आर सोमा, सोमा मतलब क्या है? सेल बॉडी, याद रखना। एंड द एक्सॉन, एक्सॉन मतलब क्या? ए लॉन्गर सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना एक्सॉन का, इसको तुम एज ए डिफिनेशन एक्सॉन का लिख सकते हो, ठीक है, एक्सॉन का डिफिनेशन, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सोमा का क्या मतलब था? सेल बॉडी। एक्सॉन का मतलब है ये लॉन्गर सिलेंडर प्रोजेक्ट टाइप, इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्गर सिलेंडर प्रोजेक्शन जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी के अवे, ठीक है, याद रखना है तुमको। और डेंड्राइट्स क्या होता है भाई? ट्री लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। देखो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबका प्रोसेस और फंक्शन जाना जरूरी है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का यही काम है, डेंड्राइट्स का काम है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम द दूसरे न्यूरॉन्स से, ठीक है। एंड साइनेप्स क्या है भाई? अब साइनेप्स आ गया, याद रखना भाई, साइनेप्स की बात आई, यहाँ पे क्या क्या चीज की बात आई? यहाँ पे सोमा की बात आई, यहाँ पे एक्सॉन की बात आई, यहाँ पे फिर डेंड्राइट्स की बात आई, फिर यहाँ पे तुम्हारा साइनेप्स की बात आई, ठीक है। तो साइनेप्स की बात आई, डेंड्राइट्स की बात आई, एक्सॉन की बात आई और सोमा की बात आई। दिस आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन। ये तुम्हारा क्या है दोस्तों? ये तुम्हारा न्यूरॉन्स का
ये तुम्हारा न्यूरॉन्स का प्राइमरी कंपोनेंट है, ठीक है। याद रखना है सोमा, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड साइनेप्स। इसके बारे में इसका पूरा डिफिनेशन ब्रैकेट्स में सबका लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे न्यूरॉन का 3 मेन पार्ट्स है, ऐसे तुमको देख लो, यहाँ पे मैंने दे के भी रखा है दोस्तों 3 मेन पार्ट्स। वही चीज उसके बारे में भी लिखा हुआ है, तुमको फिर से कह रहे हैं एज ए चार्ट। वहां पे तुमको तो ब्रैकेट में मैंने लिख ही दिया है, और उसको चार्ट भी लिखना है तुमको, तो तुम 1080p पे करो, ठीक है। अपने वीडियो क्वालिटी को तुमको ये दिख जाएगा, ठीक है। जूम करके देख लेना। फिर यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल बॉडी एंड एक्सॉन दिख रहा है, और साइनेप्स दिख रहा है। 3 मेन पार्ट है न्यूरॉन का। पहला डेंड्राइट का क्या काम है, इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। यहाँ पे डेंड्राइट्स में इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड किया जाता है। सेल बॉडी एंड एक्सॉन जो तुम्हारा है, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कराता है एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, ठीक है। और साइनेप्स क्या करता है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूट्रोट्रांसमीटर्स। समझने का कोशिश करना साइनेप्स का क्या वर्क है, कि ये एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो कि कन्वर्टेड करता है ये केमिकल मैसेज को फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए टू नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए, ठीक है, बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एकदम याद रखना है, ठीक है। साइनेप्स पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है एक्सॉन के बारे में, कि एक्सॉन आखिर क्या है। एक्सॉन है नर्व फाइबर्स, ठीक है तुम्हारा, और जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तीनों के बारे में मैंने भी दे के रखा है, ठीक है दोस्तों। देखो ये एक्सॉन के बारे में है, ये तुम्हारा डेंड्राइट्स के बारे में है, ये तुम्हारा साइनेप्स के बारे में है, ठीक है। डेंड्राइट्स है ये तुम्हारा। अब देखो एक्सॉन क्या है, नर्व फाइबर्स है तुम्हारा, वही सेल बॉडी, और जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से, याद रहेगा। अब डेंड्राइट्स क्या करता है, आर ब्रांचिंग फाइबर। डेंड्राइट्स क्या है, ब्रांचिंग फाइबर है डेट रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये तुम्हारा ब्रांचिंग फाइबर है जो कि रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अदर न्यूरॉन्स से, ठीक है। और द शेप ऑफ न्यूरॉन इज डिटरमाइंड बाय द जॉब इट डज। देखो जिस तरीके का जो कार्य करना रहता है उस हिसाब से शेप न्यूरॉन का डिसाइड होता है या डिटरमाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने देके रखा है दोस्तों, दिख रहा होगा, 1080p पे करो, क्वालिटी दिख जाएगा। यहाँ पे देखो न्यूरॉन है, यहाँ पे देखो डेंड्राइट्स है, यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे तुम्हारा नर्व एंडिंग है, यहाँ पे सेल बॉडी है। तो याद रखना है कि देखो ये तुम्हारा न्यूरॉन्स है, ये डेंड्राइट है, फिर ये तुम्हारा एक्सॉन है, ये तुम्हारा नर्व एंडिंग है, यहाँ पे तुम्हारा सेल बॉडी है। तो ये एकदम इसका एक सीबीएसई का एकदम गारंटेड क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कि एकदम डायग्राम आता ही है न्यूरॉन का बनाने के लिए, आ ही सकता है, किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो न्यूरॉन का एकदम डायग्राम प्रैक्टिस रहना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो साइनेप्स का क्या डिफिनेशन होगा तुम्हारा, प्रॉपर डिफिनेशन अगर तुम लिखना चाहते हो तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन के बीच ऑफ वन न्यूरॉन विथ डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स, ये दोनों के बीच के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में दोस्तों बात हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है, तुम लोग बहुत सुनते होगे कि हाँ रिफ्लेक्स एक्शन बहुत एक्टिव रहता है, तो हाउ इट इज, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन ना रिसेप्टर्स से एकदम पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और तुम्हारा रिसेप्टर्स ऑर्गन जो भी हैं वो सारा ना इस तरीके से वर्क कर रहा होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम वो वर्क कर जाएगा, ठीक है। सपोज करो ना कि तुम्हारे सामने बाय मिस्टेक से तुम किसी गर्म चीज से तुम्हारा स्किन टच हो गया, ठीक है, फिर भी तुम्हारा स्किन तुरंत झटका मार के तुम्हारा हाथ दूर हो जाता है, तो दैट्स इज ए बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा विड्रॉल ऑफ हैंड, वही जो अभी जो तुरंत तुमको बताए, नी जर्क, नी को जर्क कर लेना, इट इज ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट, जैसे हॉट प्लेट टच होता है तो, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क तुम्हारा क्या होता है, द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखना है, रिफ्लेक्स आर्क का डिफिनेशन गलत नहीं लिख के आना है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तुम्हारा एक पाथवे है जो कि टेकन बाय द नर्व इंपल्स के द्वारा लिया जाता है इन ए रिफ्लेक्स एक्शन, याद रहेगा। यहाँ पे देखो एकदम 1080p पे करो क्वालिटी, इसको देखो यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन तुम्हारा है, इफेक्टर ऑर्गन है, याद रखना, रिसेप्टर ऑर्गन और तुम्हारा इफेक्टर ऑर्गन। देखो रिसेप्टर ऑर्गन स्टेमुलस से सेंसरी नर्व्स में जा रहा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से तुम्हारा आ रहा है मोटर नर्व्स, देखो यहाँ पे मोटर नर्व्स है, फिर उसका इफेक्टरी ऑर्गन्स के पास जा रहा है मसल्स, जो कि होता है इफेक्टरी ऑर्गन क्या है तुम्हारा, इफेक्टरी ऑर्गन तुम्हारा होता है मसल्स, ठीक है। और रिसेप्टरी ऑर्गन तुम्हारा क्या होता है, रिसेप्टरी ऑर्गन तुम्हारा होता है स्किन। तो याद रखना है, ठीक है दोस्तों। रिसेप्टरी ऑर्गन तुम्हारा स्किन है, स्टिमुलस से पहले स्किन के पास गया, फिर सेंसरी नर्व्स के पास गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास गया बात, फिर मोटर नर्व्स गया, फिर इफेक्टरी ऑर्गन्स मतलब मसल्स जो इफेक्ट किया, फिर रिस्पॉन्स तुमको मिल जाता है विड्रॉल ऑफ हैंड, जो कि तुम्हारा रिस्पॉन्स मिला, क्या मिला, तुमने हाथ को तुरंत विड्रॉल कर लिया, ठीक है, झटके से। तो दैट्स इज द रिफ्लेक्स एक्शन, समझ में आ गया ना।
अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है, समझने की कोशिश करना है भाई। ये देखो, वॉलंटरी मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। देखो, ऐसा प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में है उसको कहेंगे वॉलंटरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंट्रोल पर्सन के हाथ में है, ठीक है। और इनवॉलंटरी मतलब मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन। जैसे तुम्हारा हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट क्या है, इनवॉलंटरी है, तुम चाह के भी चाहो ना चाहो, ठीक है, जब तक तुम जिंदा हो, इट मीन्स तुम्हारा चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, हार्ट बीट करेगा ही, ठीक है, हार्ट बीट करेगा ही, दिल धड़केगा ही, ठीक है दोस्तों। और राइटिंग तुम्हारा क्या है, राइटिंग तुम्हारा अपना अंडर कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम जब चाहो राइटिंग करो, नहीं करने का मन कर रहा है छोड़ दो, कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं कि भाई हाँ लिखना ही पड़ेगा, या तुम्हारा दिमाग तो बोलेगा नहीं ना कि भाई हाँ लिखते रहो लिखते रहो, हाथ टूट जाए तभी लिखते रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, याद रखना। सीबीएसई देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत घुमा के बहुत टेढ़ा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लोग बहुत सीबीएसई को हल्के में लेते हैं, लेकिन इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो तुम लोग को एकदम याद रहना चाहिए जो कहाँ कहाँ क्या सब वर्क हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म क्या है भाई, अब पूरा मैकेनिज्म दोस्तों तुम लोग को एकदम जो लिखा हुआ है याद पर कर लेना है। मैकेनिज्म एक तरह से मान लो प्रोसेस है कि रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस कैसे वर्क डाउन कर रहा है, ठीक है। वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन तुम समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या होता है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, इन्वॉल्व रिसेप्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन एंड सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। याद रखना इसमें क्या सब इन्वॉल्व होता है, रिसेप्टर ऑर्गन जो तुम्हारा क्या है बताओ, तुम्हारा स्किन है। इफेक्टर ऑर्गन क्या है भाई, मसल्स है। और जो भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। When a sensory receptor is stimulated, signals passes from its along a sensory neurons to the spinal cord. The message travel out of the spinal cord and along a motor neuron to the effector organ. Example हो गया muscle और gland. We saw the response such a pathway is called reflex arc. देखो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, जब सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, ठीक है, सिग्नल्स पास होते हैं इट्स अलोंग सेंसरी ऑर्गन्स से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर जो मैसेज ट्रेवल आउट होता है स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के पास टू द इफेक्टर ऑर्गन, जो तुमको रिजल्ट देता है रिस्पॉन्स के रूप में, जैसे कि तुम्हारा हाथ तुम हटा लिए, विड्रॉल कर लिए। तो यही चीज जो प्रोसेस तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये जो तुम्हारा चार्ट में है बना हुआ, यही चार्ट तुम्हारा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म अगर जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं याद करने के बाद, तो इस चार्ट को भी तुम अगर बना दोगे तो तुमको मार्क्स मिल जाएगा। लिख देना ऊपर, मैकेनिज्म यही है, पहले स्टिमुलस, उसके बाद तुम्हारा रिसेप्टर ऑर्गन, फिर सेंसरी नर्व्स के पास गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, फिर मोटर नर्व्स, फिर इफेक्टर ऑर्गन, फिर रिस्पॉन्स। नीचे एग्जाम्पल लिख देना, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग टू द हॉट प्लेट, ठीक है। समझने की कोशिश करो भाई, एकदम इजी है सारा, ठीक है। लोग रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारे से एकदम लाइफ से कनेक्टेड है। बायोलॉजी इज कनेक्टेड विथ योर बॉडी, एवरीथिंग इज इन बायोलॉजी इज कनेक्टेड विथ योर बॉडी एंड इन योर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो तुमको समझना है, ठीक है, बस, और उसको इंप्लीमेंट करना है अपने कॉपी पे जब तुम आंसर लिखते हो, ठीक है। फैक्ट पे विश्वास रखना है, कहानी नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है? 100 बार बोल रहे हैं, 100 बार बोल रहे हैं भाई, फैक्ट पे विश्वास रखना है। इंग्लिश नहीं है कि तुम कहानी बनाते हुए जा रहे हो, एसएसटी नहीं है कि तुम कहानी बनाते हुए जा रहे हो। फैक्ट पे एकदम विश्वास रखना है, जो फैक्ट है उसको लिखना है। इसलिए मैंने मेन फैक्ट देके रखा है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग तुमको नहीं करना है साइंस में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन द मोस्ट केसेस हाउएवर द बेसिक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड ए रिफ्लेक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ए रिफ्लेक्स आर्क, थ्योरी वुड सजेस्ट, ठीक है। थ्योरी सजेस्ट करता है कि भाई कुछ कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो बिहाइंड रहते हैं रिफ्लेक्स के, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रिफ्लेक्स आर्क के, ठीक है। एडिशनल नर्व्स सेल कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि एडिशनल नर्व्स भी मतलब कैपेबल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अदर पार्ट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, ठीक है। इसका मतलब क्या, बियॉन्ड द रिसेप्टर एंड इफेक्टर। समझ में कुछ करना, रिसेप्टर मतलब तुम्हारा हो गया क्या, स्किन, इफेक्टर मतलब हो गया तुम्हारा मसल्स, लेकिन इनके अलावा भी एडिशनल नर्व सेल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, जो कि तुम देख नहीं पाते, तुम्हारा बॉडी समझ नहीं पाता, लेकिन वो वर्क हर हमेशा कर रहा होता है, ठीक है। तुम बोलोगे भाई अब कैसे क्या करें, 2 मिनट के लिए सोच के देखो ना भाई, सडनली तुम लोग के साथ 100% लाइफ में अभी तक में हो चुका होगा, ठीक है। तुम लोग का एज 17 से लेकर 20 के बीच होगा, गारंटेड है, 16 या 20 के बीच में। तो तुम लोग 16-17 साल या 18-19 साल के बीच में ये चीज फेस किए होगे कि कुछ भी सडनली होता है तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत वर्कआउट करता है, ठीक है। तुम्हारा तुरंत जो रिफ्लेक्स एक्शन है इंप्लीमेंट हो जाता है। तुम्हारा दिमाग को कितना ज्यादा, मतलब सोचने की कोशिश करो, तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा कॉन्शियस है, ठीक है, कंसिस्टेंसी अपने साथ बनाए हुए है, ठीक है। अब हमारा आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे चलते हैं कि अब हाँ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रखना, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है डिवाइडेड है, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस, याद रहना चाहिए, ठीक है। पीएनएस याद रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ मेजर डिवीजन एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
एकदम डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ठीक है। तो सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा आता है मेजर डिवीजन, जो बहुत मुख्य रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि तुम्हारा ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। स्पाइनल कैनल कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड वाइल द कैरेनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन। याद रखना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या चीज किसको कैरी करता है, ठीक है। तो स्पाइनल कैनल कंटेन करता है स्पाइनल कॉर्ड को और कैरिनल कैविटी कंटेन करता है ब्रेन को। याद रखना है एकदम, कैरिनल कैविटी और स्पाइनल कैनल ये दोनों कंटेन करता है अपने अपने चीजों को, जैसे कि स्पाइनल कैनल हो गया स्पाइनल कॉर्ड को और कैरिनल कैविटी कंटेन करता है ब्रेन को, ठीक है। अब हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखो, यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस। सीएनएस में क्या आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, जैसे कि ब्रेन में फोर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, हिंड ब्रेन आ गया। पीएनएस में कैरिनल नर्व्स आ गया, फिर स्पाइनल नर्व्स आ गया। जिस कैरिनल नर्व्स में क्या होता है, अराइज फ्रॉम ब्रेन से अराइज होता है, और स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तुम्हारा दो पार्ट है, दोनों का दो पार्ट है, तीनों का मतलब दो पार्ट है। और याद रखना है तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है सीएनएस, जिसमें ब्रेन आता है, ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है सेकंड पार्ट, फिर पीएनएस का कैरिनल नर्व जिसमें कि अराइज होता है ब्रेन से, स्पाइनल नर्व सेकंड पार्ट पीएनएस का जो कि अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, फिर एएनएस आ गया ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि तुम्हारा इसमें भी दो पार्ट है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक तुम्हारा पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी तुम लोगों को शायद उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन आखिर क्या है, ठीक है दोस्तों। इट इज इनक्लोज्ड इन ए कैरिनम ब्रेन बॉक्स, ये एक इनक्लोज्ड कैरिनम है जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स, एंड इज प्रोजेक्टेड बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। याद रखना, ये एक तरीके का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है, गिरा हुआ है, जो कि कहते हैं एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर का वर्क करता है। ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स ऑफ रीजर्स। देखो कौन कौन सा पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन बता चुके हैं। देखो दोस्तों, फोर ब्रेन में तुम्हारा सेरिब्रम आता है, जो कि मोस्ट कम्प्लेक्स्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का, इस सेरिब्रम और फोर ब्रेन। याद रखना, सेरिब्रम या फिर फोर ब्रेन। फंक्शन क्या है भाई फोर ब्रेन का, तुम्हारा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। एकदम याद नहीं रहता है बच्चों को, गारंटेड दे रहे हैं। मेरे टाइम में मेरे दोस्तों को याद नहीं रह पाता था कि क्या फंक्शन किसका है, ठीक है। तो मैंने एकदम फंक्शन वाइज दे के रखा है दोस्तों। तुम प्लीज, जो बच्चे भी कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हैं, गारंटेड दे रहा हूँ, उसका कोई भी मार्क्स छूटने वाला नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत मतलब ढूंढने में या फिर फंक्शन क्रिएट करने में ना समझ मतलब दिमाग लगता है कि भाई क्या फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देख रखा है, जो अपने टाइम मैंने बनाया था, ठीक है। फोर ब्रेन में तुम्हारा क्या आता है फंक्शन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा फंक्शन करा रहा है सेरिब्रम के द्वारा। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, जो वॉलंटरी एक्शन है मतलब क्या, तुम्हारे इच्छा अनुसार जो तुम कार्य कर रहे हो, तो कोई मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं कंपल्सरी नहीं है, तुम्हारा लिखने का मन है तो तुम लिख रहे हो, नहीं लिखने का मन नहीं लिख रहे हो, तो दीज आर द वॉलंटरी एक्शन। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है, फोर ब्रेन से। तो दिस आर द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन्स। फिर तुम्हारा स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना मतलब मेमोरी पावर तुम्हारा फोर ब्रेन में ही रहता है, याद रखना है, सेरिब्रम में। फिर उसका सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, फिर जो मतलब देखो समझने का करो, हंगर का जो सेंटर है एसोसिएटेड होता है यहीं पे। रिसीव सेंसरी इंपल्स, सेंसरी इंपल्स जो है वो यहीं पे रिसीव होता है, रिसीव करवाता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट्स इट, उसको इंटीग्रेट्स करता है। याद रखना है कि 5 मैंने फंक्शन देकर रखा है, बहुत इजी फंक्शन है, डायरेक्ट यही लिख देना है अगर फंक्शन आता है तो, और एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। फोर ब्रेन का यही फंक्शन है, तो सेरेब्रम का अगर फंक्शन पूछता है तो सेरेब्रम का ही फंक्शन यही होगा, ठीक है, सेरेब्रम या फोर ब्रेन। समझ में आ गया दोस्तों। अब आता है हमारा मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट। मिड ब्रेन क्या है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। याद रखना 3 पार्ट था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट करता है। खुद सोचो ना भाई, मिड ब्रेन कह रहा है तो बीच में आता होगा, तो पीछे तुम्हारा हिंड ब्रेन है, आगे तुम्हारा फोर ब्रेन है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला तुम्हारा पॉइंट यही हो गया, फंक्शन हो गया। इट इज अ पोर्शन ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल और स्लीप वेक, एरोजल, अलर्टनेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इनका क्या सब फंक्शन है, ये तुम्हारा क्या है, पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सीएनएस का एकदम इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जानते ही हो, ठीक है। फिर उस ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन तो तुम्हारा आता है कहाँ, सीएनएस में। सीएनएस तुम्हारा, सीएनएस का पार्ट, पहला पार्ट क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में क्या आता है तुम्हारा, 3 पार्ट आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इट इज अ पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि एसोसिएटेड, जो कि विजन करवाता है, हियरिंग करवाता है, कोई भी चीज विजन क्रिएट करा दिखाता है, फिर हियरिंग करने में मदद करता है, सुनने में, और मोटर कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद स्लीप वेक, जो हम लोग उठते हैं सोते हैं, यही चीज करवाना इसका वर्क है। एरोजल मतलब अलर्टनेस कराना, एरोजल मतलब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा अलर्ट, अलर्ट करके रखना। और टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर का जो हम लोग को आर्ट होता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है। दिस आर द मेन फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या काम है भाई, हिंड ब्रेन का आप देखो काम, हिंड ब्रेन का मैंने काम देखो दोस्तों यहाँ पे एक फोटो के साथ पूरा दे के रखा है। हिंड ब्रेन का यहाँ पे मेनली मैंने दे के रखा है, और ये पूरा
तुम्हारा ब्रेन का डायग्राम है। एनसीईआरटी खोल के भी तुम ब्रेन का डायग्राम वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो, अगर तुमको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिंड ब्रेन का याद रखना है कि क्या होता है। देखो अब क्या होता है बताते हैं। याद रखना भाई, एकदम याद रखना, सेरेब्रम और सेरिबेलम। सेरेब्रम और सेरिबेलम में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच, गारंटेड दे रहे हैं भाई, बहुत कंफ्यूजन होता है। एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर रखना है पॉइंट कि हिंड ब्रेन का पार्ट है तुम्हारा सेरेबेलम और सेरेब्रम तुम्हारा फोर ब्रेन होता है। तो याद रखना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हिंड ब्रेन का तुम्हारा 3 पार्ट है, ठीक है। हिंड ब्रेन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहला तुम्हारा हो गया सेरेबेलम, दूसरा तुम्हारा हो गया मेड्यूला, तीसरा हो गया तुम्हारा पोन्स। एकदम याद रखना है कि क्या सब पार्ट आता है हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो हिंड ब्रेन तुम्हारा सी नंबर था, हिंड ब्रेन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों, ठीक है, कि हिंड ब्रेन का सेरेब्लम होता है, सेरेब्रम नहीं सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम में आसमान जमीन का फर्क है। सेरेब्रम तुम्हारा फोर ब्रेन है, सेरेबेलम तुम्हारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, जिसमें कि पहला पार्ट सेरेबेलम, दूसरा पार्ट मेडुला, तीसरा पार्ट पोन्स, ठीक है। तो अब हिंड ब्रेन क्या करता है, एकदम याद रखना, तुम्हारा हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत ज़्यादा है इसका। देखो फंक्शन क्या है बता दे रहे हैं। फंक्शन तुम्हारा पहला लिखना कि मेंटेन करता है पोस्चर ऑफ बॉडी, या पोस्चर की जगह तुम बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, बैलेंस या पोस्चर ऑफ द बॉडी, इसको मेंटेन करता है। दूसरा भी तुम लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल करता है, याद रखना फंक्शन है ये सब, ठीक है, तुम्हारा हिंड ब्रेन का। फिर उसका तीसरा इन्वॉल्वेंट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन तुम्हारा हो गया, कंट्रोल इन्वॉल्वेंट्री एक्शन। याद रखना भाई, एकदम याद रखने का ये सब सारा चीज है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। फोर ब्रेन क्या कर रहा था, वॉलेंट्री एक्शन, जो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिस एक्शन को तुम्हारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। और जो एक्शन तुम्हारा इनवॉलेंट्री है, जो कि तुम्हारा हार्ट बीट करना, अभी ड्रोन देखे थे इनवॉलेंट्री का मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो हार्ट बीट एग्जाम्पल में लिए थे ना, तो इन्वॉल्वेंट्री का तुम्हारा फिर हार्ट बीट जो हुआ, तो ये तुम्हारा हिंड ब्रेन का फंक्शन है, कंट्रोल करता है इन्वॉल्वेंट्री एक्शन को, कि भाई जो कि ब्लड प्रेशर करना हुआ तुम्हारा, फिर सेलिवेशन हुआ, सेलिवा आ रहा है बार बार मुंह में, तो तुम्हारे चाहने ना चाहने से थोड़ी ना सेलिवा रुक जाएगा आना, ठीक है। फिर उसके बाद वॉमिटिंग हो गया, उल्टी होना, फिर तुम्हारा इन्वॉल्वेंट्री एक्शन हो गया, जितना सारा है तुम्हारा जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, तुम सांस ले रहे हो, दिस आर द मेन थीम ऑफ तुम्हारा हिंड ब्रेन, ठीक है। रिस्पिरेशन बच्चे क्लास में बता नहीं पाते हैं, ठीक है। बीपी को मेंटेन करना, बीपी, फिर उसका हार्ट बीट्स, फिर तुम्हारा क्या हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, फिर सेलिवेशन। तो याद रखना है, ठीक है दोस्तों, दीज आर द मेन फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है, एकदम याद रखना है कौन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों ब्रेन का बारे में कि ब्रेन आखिर क्या है क्या, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड सेंटर फ्रॉम द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन क्या है, तुम्हारा कमांड है, एक कमांड सेंटर है, याद रखो। ह्यूमन ब्रेन क्या है, तुम कनेक्ट करो ना भाई, तुम कुछ बोल पा रहे हो, आखिर तुम किसके कहने पे बोल पा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है करने के लिए या फिर बोलने के लिए, तब तो तुम कर पा रहे हो कुछ, या फिर तुम बोल पा रहे हो। तो दिस आर द कमांड सेंटर, ब्रेन आर द ह्यूमन ब्रेन आर द कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए कमांड सेंटर है तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन। और इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, याद रखना सेंसरी ऑर्गन से तुमको इनपुट ये रिसीव करता है दोस्तों, एंड सेंड आउट टू द मसल्स, याद रखना सेंसरी ऑर्गन से इनपुट को रिसीव करता है, लेता है जो भी इन्फॉर्मेशन है, और सेंड करता है आउटपुट मसल्स को, जो कि तुम अभी देखो, अभी हम हाथ उठाए, ठीक है, हाथ उठाए, तो ये ब्रेन ने क्या किया, ये ब्रेन ने क्या किया, इस इनपुट्स को सेंसरी ऑर्गन से उठाया और फिर तुमको आउटपुट दे दिया मसल्स को कि भाई हाँ अब हाथ घुमाना है, ठीक है। तो दिस आर द मेन फंक्शन और मेन वर्किंग रूल, ठीक है, जैसे ही चलता रहता है हमारा प्रोसेस हमेशा, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन हैज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एज द अदर मैमल्स ब्रेन्स। तो ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है एज ए अदर मैमल्स ब्रेन से, लेकिन लार्जर इन रिलेशन टू बॉडी साइज देन अदर ब्रेन्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। इट हैज सेवरल लेयर्स कॉल्ड मेनिन्जेस, ठीक है, याद रखना है भाई, ठीक है, कि ब्रेन में जो तुम्हारा फ्लूइड है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एकदम शॉक एब्जॉर्बर के रूप में, ठीक है। ब्रेन इज ए प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है बाय फ्लूइड से, जो कि
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है एकदम याद रखना चाहिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एक्ट्स क्या करता है, एक एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर के रूप में। अरे तुम्हारा कितना बार बचपन में माथा में चोट लगा होगा, सर पे चोट लगा होगा, ठीक है, अभी भी लग जाता होगा कभी कदाल। मारपीट वगैरह तुम लोग करते हो क्या अगर स्कूल वगैरह में, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ पे मारपीट वगैरह करना पे ध्यान मत दो, नहीं तो तुम्हारा किस दिन सर फूट जाएगा। तो वही मजाक कर रहे थे भाई, चलो आओ टॉपिक पे आओ। तो क्या कह रहा है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो तुम्हारा है, ये एक फ्लूइड के रूप में वर्क करता है ब्रेन में, जो कि प्रोटेक्ट करता है एंड एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में, ठीक है। इट हैज सेवरल लेयर्स, जो कि मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है, मेनिंजेस एकदम याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम, याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लोज्ड किया हुआ रहता है वर्टिकल कॉलम में, ठीक है दोस्तों। अब हमारा टॉपिक आता है कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि भाई हाँ प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी में भी इतना ही एकदम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पढ़ना है तुम्हें प्लांट के बारे में, जो प्लांट्स में जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो एकदम याद रखना है। सारा का मैंने दे के रखा है, 4 तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पे देख लो यहाँ पे कैसे हो रहा है मूवमेंट, एकदम 1080p पे करो क्वालिटी, और इस चार्ट को पहले एक बार ओवरलुक करो कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और मूवमेंट इन प्लांट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले मूवमेंट डिपेंडेंट कर रहा है ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, और मूवमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, याद रखना है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट तुम्हारा आ गया मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है एकदम रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस के। और फिर तुम्हारा मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में कोई पार्ट नहीं है यहाँ, लेकिन मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन पार्ट में इसका 4 पार्ट है। तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, केमोट्रोपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। याद रखना है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में एकदम पूरा, कि फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टुवार्ड्स लाइट, याद रखना है, टुवार्ड्स लाइट, टुवार्ड्स के लाइट की ओर, ठीक है, रोशनी की ओर उसका मूवमेंट होना, ठीक है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टुवार्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की ओर मतलब मूवमेंट करना, ठीक है, ग्रेविटी। फिर मूवमेंट टुवार्ड्स केमिकल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू टुवार्ड्स ओव्यूल। देखो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है फिर तुम्हारा, ठीक है, प्लांट्स में, तो ये तुम्हारा क्या है, मूवमेंट टुवार्ड्स केमिकल के पार्ट में आता है, जो कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब तुम्हारा, इसमें एग्जांपल तुम लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवार्ड्स एब्यूल, तो ये केमिकल्स वाला है, ठीक है, केमिकल्स तुम्हारा क्या। देखो जियोट्रोपिज्म तुम्हारा क्या था, ग्रेविटी की ओर, फोटोट्रोपिज्म क्या था, लाइट्स की ओर, केमोट्रोपिज्म क्या है, केमिकल्स की ओर, और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, मूवमेंट टुवार्ड्स वाटर की ओर, ठीक है। कितना इजी है भाई, याद एकदम रखना तो मुंह पे है, ठीक है। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म, दीज आर द पार्ट ऑफ मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ इन द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, या फिर मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो अब हार्मोन्स क्या सब इसमें है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एकदम याद रखना है सारे हार्मोन्स के बारे में। देखो ऑक्सीजन आता है पहला हमारा हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन, फिर जिबरेलिन आता है, फिर साइटोकिनिन्स आता है, फिर एब्सिसिक एसिड आता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज ए प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस इन स्टीम, स्टीम पे प्रोड्यूस होता है, टिप डेट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन, याद रखना क्या करता है, डेट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन, फंक्शन में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। जिबरेलिन का क्या काम है भाई, जिसको जीएएस भी तुम लिख सकते हो, कह सकते हो, लिखना नहीं है एग्जाम में, एग्जामिनेशन में पूरा नाम लिखना है। आर प्लांट हार्मोन, जो कि दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो बहुत सारा विकासशील प्रोसेस जो तुम्हारा प्लांट्स के अंदर है उसको रेगुलेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा इंक्लूडिंग स्टेम सेल इलोंगेशन, जर्मिनेशन प्रोसेस, जो जर्मिनेशन प्रोसेस है, इलोंगेशन जो स्टेम का हो रहा है, फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है, इंजाइम इंडक्शन है, ये सारा प्रोसेस, एंड लीफ एंड फ्रग सेंसेशन, मतलब तुम्हारा फॉलिंग कराना, लीफ को फॉलिंग कराना। साइटोकिनिन्स क्या है तुम्हारा, साइटोकिनिन्स आर द क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस साइकोटो हार्मोन्स, ठीक है, दैट प्रोमोट्स क्या करता है, सेल डिवीजन। याद रखना है साइटोकिनिन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, सेल डिवीजन करवाना, या फिर साइटोकिनिन्स, समझ में आ रहा है ना, जो कि इन प्लांट रूट एंड सूट्स, याद रखना प्लांट रूट्स में और सूट्स में, ठीक है, सेल डिवीजन करवाना, जिसका मतलब साइटोकिनिन्स होता है। और तुम्हारा हो गया देयर आर इन्वॉल्व प्राइमरीली इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बट आल्सो अफेक्ट एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को भी इफेक्ट करता है। फिर ठीक है, एक्सिलरी बड ग्रोथ एंड लीफ सेंसिनेस, ठीक है, सेंसिनेस मतलब फॉलिंग, यहाँ पे याद रखना, अगर ये वर्ड याद नहीं रहेगा तो फॉलिंग लिखना, ठीक है, अगर ये वर्ड याद नहीं रहेगा तो इसके बदले फॉलिंग लिखना, ठीक है, गिरना, इसका मतलब था गिरना, लीफ फॉलिंग। एब्सिसिक एसिड का क्या वर्क है भाई, इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बहुत इजी है भाई ये सब पॉइंट। फिर कॉज वाइल विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स का भी कारण बनता है एब्सिसिक एसिड। और स्ट्रेस हार्मोन जो कि रिलीज करता है, इट
जो कि तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन है, इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। देखो स्टोमेटल पोर्स वगैरह तुमको पढ़ना होगा, तो उसमें जो स्टोमाटा का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाँ प्रमोट करता है, क्लोजिंग करना है अब, तो वो इस एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग एडवर्स रफ कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा खराब रफ कंडीशन हो तो ये एब्सिसिक एसिड उसको क्लोज करता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर लॉस। वाटर लॉस करके क्या करता है, स्टोमाटल पोर्स को क्लोज करता है। समझ में आ रहा है, प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। समझ में आया कि नहीं, एब्सिसिक एसिड का यही तुम्हारा फंक्शन है। अब आता है हार्मोन्स जो एनिमल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तुम्हारा पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है ना, ये मैंने देख इसलिए रखा है ताकि तुमको एक प्रारूप पता चल पाए कि कैसे वर्कआउट कर रहा है सारा हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स टॉपिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम हमारे बॉडी से कनेक्टेड है। पूरा ह्यूमन बींग्स में जो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उनके बारे में पढ़ना है तुमको, इनके फंक्शन तुमको एकदम जुबान पे होना चाहिए, एग्जामिनेशन में गारंटेड है कि आता है, ठीक है। फंक्शन लिखने के लिए लोकेशन क्या है पता रहना चाहिए, कहाँ पे रहते हैं सारे हार्मोन्स का प्रेजेंस कहाँ पे है, ठीक है, और तुम्हारा इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। हार्मोन्स आर द, एकदम डिफिनेशन याद रखना है भाई कि अब एनिमल्स का टॉपिक आया कि हाँ हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो इसके लिए हार्मोन्स का डिफिनेशन क्या होगा। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस है हार्मोन्स, एंड ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज ऑन विच इट हैज ए स्पेसिफिक इफेक्ट। ये एक तुम्हारा केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा तुमको सीक्रेट किया जा रहा है एंड ट्रांसमिट किया जा रहा है बाय द ब्लड्स के द्वारा टू द टिश्यूज की ओर, ऑन विच इट हैज ए स्पेसिफिक इफेक्ट, जिसमें कि इसका अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा थायरोक्सिन आता है पहला नंबर, थायरोक्सिन, तो ये तुम्हारा कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, लोकेशन क्या है, नेक, थ्रोट और रीजन, नेक या फिर थ्रोट रीजन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेगुलेशन क्या है, मतलब फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, VVI CBSC याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हार्मोन था ये भी एकदम याद रखना, CBSC का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, एकदम याद रखना कि कौन सा CBSC का है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में जब प्लांट की बात आएगी तो उसमें भी उसका जो हार्मोन चार है उसके बारे में एकदम याद रखना है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन्स और एब्सिसिक एसिड। और यहाँ पे तो ह्यूमन की बात आएगी, ह्यूमन या फिर एनिमल्स की बात आएगी, हार्मोन्स इन एनिमल्स में, तो तुम्हारा पहला आ गया थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड में है, और नेक या फिर थ्रोट रीजन में तुम्हारा इसका लोकेशन रहता है। और फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेशन करवाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को, ठीक है। अब सेकंड तुम्हारा आ गया ग्रोथ हार्मोन जो कि तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये तुम्हें याद रखना है, जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, जो कि मिड ब्रेन में लोकेशन इसका रहता है और रेगुलेट्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। याद रखना है मिड ब्रेन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तुम वहां पे भी लिख सकते हो, ठीक, मिड ब्रेन के तुम फंक्शन में भी लिख सकते हो बाबू, ठीक है। एंड्रेलिन क्या है तुम्हारा, तीसरा तुम्हारा हार्मोन है जो कि एंड्रल ग्लैंड के पास रहता है, एवं बोथ किडनीज, किडनीज के ऊपर, देखो यहाँ पे किडनीज है ना, किडनीज के एवं रहता है, उसका ऑप्शन क्या है इसका, और इसका फंक्शन क्या है, और इसका फंक्शन क्या है भाई, रेगुलेशन कराना, इंक्रीजिंग कराना ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम। समझ में आ रहा है ना, अरे भाई समझने की कोशिश करो, जब तुम बहुत तेज दौड़ते हो तुम्हारा हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर कुछ इमरजेंसी टाइम आ जाता है तो तुम्हारा पूरा एकदम बहुत ज्यादा ये सारा चीज कौन करता है, ये तुम्हारा एंड्रेलिन कराता है, एंड्रेलिन हार्मोन, ये तुम्हारा एंड्रेलिन हार्मोन कराता है, ठीक है, इंक्रीज करा देता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जो कि इमरजेंसी के टाइम जरूरी भी है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि मेरे प्रॉब्लम शरीर में हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना खुशी की बात है, क्या कुदरत का बनाया हुआ, कुदरत भगवान का क्या दिया हुआ है भाई कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, किस तरीके से वर्क कर रहा होता है हर हमेशा, और हम लोग उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे होते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है। इंसुलिन तुम्हारा क्या है भाई, अब तुम्हें इंसुलिन भी तुम्हारा हार्मोन्स है, चौथा हार्मोन जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, रिलीज होता है, और बिलो स्टोमच के बिलो रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, स्टोमच के बिलो रहेगा। और रिड्यूस का फंक्शन क्या है, रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, घटाना और रेगुलेट्स कराना ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब सेक्स हार्मोन आता है, इंपॉर्टेंट नंबर पांचवा आता है हमारा सेक्स हार्मोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हॉर्मोन्स इन एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तुम्हारा हो गया टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स और ओएस्ट्रोजन इन फीमेल्स, याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स और ओएस्ट्रोजन इन फीमेल्स, एकदम याद रखना है कि पांचवा नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स, जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स में आते हैं और ओएस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में आते हैं, ठीक है। और तुम यहाँ पे किसके द्वारा ये तुम्हारा
रिलीज हो रहा है, सीक्रेट्स किया जा रहा है टेस्टिस के द्वारा, जो कि मेल्स में, देखो टेस्टिस मेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में किसके द्वारा, ओवेरीज के द्वारा। लोकेशन समझ में आ रहा है, लोकेशन तुम्हारा कहाँ रहता है ये सारे हार्मोन्स का, ये तुम्हारा ओवेरीज में रहता है एस्ट्रोजन, और टेस्टिस में तुम्हारा हो गया टेस्टोस्टेरोन। लोकेशन तुम्हारा यही रहेगा। फंक्शन क्या है, चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। यहाँ पे देखो सेक्सुअल मैच्योरिटी मैंने क्यों लिखा है ब्रैकेट में करके, क्योंकि चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तुम्हारा एक ऐसा लाइफ का पड़ाव है, ऐसा एक फेज है जो कि तुम्हारा सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो तुम्हारा एज के साथ साथ जो तुम मैच्योर हो रहे हो, ठीक है, तुम्हारे शरीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एज बाय एज क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस रिलेटेड तुमको सेक्स हार्मोन वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टी, याद रखना, चेंजेस एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी। अब हमारा आता है आयोडाइज सॉल्ट। आखिर क्या है, आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज थायराइड ग्लैंड्स नीड्स आयोडाइड टू मेक थायरोक्सिन। याद रखना आयोडाइज सॉल्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, नीड्स आयोडाइन टू मेक थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडाइज सॉल्ट, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन को बनाती है विद द हेल्प ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। जो कि हेल्प करता है, वही तुम्हारा फंक्शन था इस चीज का, थायरोक्सिन वाले हार्मोन का, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज ए डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। याद रखना पहला तुम्हारा हो गया जो कि डिफिशियंसी है, ठीक है, डिफिशियंसी जो कि आयोडीन के द्वारा कॉज किया जाता है उसको ग्वाइटर कहते हैं। बहुत सारे लोगों को तुम देखे होगे ग्वाइटर, ठीक है, गले के पास हो जाता है, उसको कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी, नमक की कमी, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा फिर डायबिटीज आ गया, ठीक है, जो कि किसके द्वारा कॉज किया जाता है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज किसके द्वारा होता है भाई, इंसुलिन की कमी से, याद रखना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोअर कर देता है तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब ट्रीटमेंट क्या है भाई इसका, तुम्हारा डायबिटीज का, कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल बाय मेडिसिन बट इन सीवियर केसेस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन आर गिवन टू द पेशेंट। याद रखना भाई, जिसको शुगर पेशेंट हो जाते हैं, शुगर पेशेंट मतलब डायबिटीज हो जाना, ठीक है, शुगर पेशेंट कहते हैं ना भाई भाई नहीं होना चाहिए 60 वर्ष तक, अगर कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि होने का, 60 वर्ष के बाद भी होता है लेकिन थोड़ा खतरा कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं 60 एज तक थोड़ा सा कंट्रोल में ही खाओ पियो, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखो, शुगर होने नहीं दो, डायबिटीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि मेडिसिन तुम जब तक खा रहे हो तब तक तुम सही रहेगा, कंट्रोल रहेगा तुम्हारा डायबिटीज। अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज ज्यादा मात्रा में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो तुमको फिर इंसुलिन की डोज दी जाएगी, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की डोज दी जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी, हम जान पहचान में भी है, जो कि इंसुलिन रोज लेते हैं, ठीक है, डायबिटीज की वजह से। सो बी अलर्ट फ्रॉम दिस डिजीजेज, इन बीमारियों से तुम थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म अब तुम्हारा आता है लास्ट टॉपिक जो तुम्हारे चैप्टर का है, द एक्सेसरी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ठीक है, सही बात है। जो एक्सेस है या फिर डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स होना, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फीडबैक मैकेनिज्म मेक्स श्योर दैट हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन प्रेसिस क्वांटिटीज एंड राइट एट द राइट टाइम, ठीक है, समझने की कोशिश करो। फीडबैक मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में है कि फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर करता है हार्मोन्स और सीक्रेट कराता है प्रेसिस क्वांटिटी, जो रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है, ठीक है, राइट टाइम पे उसको प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर से क्या सब लर्न किए, तो एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दे के रखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। हार्मोन्स के बारे में सारा चीज डिटेल हम लोग पढ़े, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके फंक्शंस नर्वस सिस्टम के बारे में देखे। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में द रिस्पॉन्सेज ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज ए रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि रिस्पॉन्सेज है नर्वस सिस्टम का क्लासिफाइड किया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, वॉलंटरी एक्शन के द्वारा, ठीक है, और इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन के द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द नर्वस सिस्टम वाज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेज, जानते ही है नर्वस सिस्टम यूजेस करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर नर्वस सिस्टम गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड एक्ट थ्रू आवर मसल्स, सेंस ऑर्गन से हमारा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है और एक्ट करवाता है मसल्स के थ्रू, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग देख चुके हैं, दो जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों में दिखाई देते हैं और पाए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, सही बात है, एक से दूसरे पार्ट की ओर हार्मोन तुम्हारा पहुंच रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। और ये फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स, याद रखना। और तुम्हारा फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर रहा है, हार्मोन्स के एक्शन को रेगुलेट्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना फीडबैक का मैकेनिज्म का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन। तो फीडबैक मैकेनिज्म का तुम्हारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन। देखो ये जो हम लिखे हैं एफ के ऊपर एन, इसका मतलब फंक्शन, ठीक है, एफ एन शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है।
सो दोस्तों यही था हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों आई होप तुम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत अच्छे से मैंने हर चीज़ प्रोवाइड करके रखा है दोस्तों, एकदम क्लियर रूप में हर चीज़ मैंने दे के रखा है। अराउंड 40 to 45 मिनट या 50 मिनट का लेक्चर ये बना होगा दोस्तों आई थिंक, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तुम्हारे इस चैप्टर से मार्क्स छूटने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने एकदम जो बच्चे को चाहिए होता है एग्जामिनेशन में, जो स्कूल्स वाले प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, स्कूल्स वाले प्रोवाइड नहीं करते हैं, तुम लोगों को एनसीईआरटी रीड आउट करके फाइंड आउट करना पड़ता है, मैंने एकदम उस तरीके का नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करके रख दिया है। तुम्हारे एग्जामिनेशन होने वाले होंगे हाफ ईयरली वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तुम लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते हुए अगर तुम चले होगे तो आई होप बहुत ही अच्छा रहा होगा तुम लोगों के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तुम्हें हर चीज़ समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम का प्लीज, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एकदम याद रखना जो भी चार्ट वगैरह मैंने देख रखा है उसी तरह चार्ट तुम अपने कॉपी में बना लेना। ठीक है, तो दोस्तों जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट दिखाओ प्लीज यार। लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे तो इस वजह से मैं लेक्चर लाने में थोड़ा सा इधर डिले हो गया, पर दोस्तों मैं अब रेगुलरली लेक्चर लाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैथ्स के भी बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों को मैं हर चैप्टर से रिलेटेड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करो और स्कूल्स में जाके दोस्तों के बीच बताओ और शेयर करके सर चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है सब चीज़ तुमको मेरे चैनल पे प्रोवाइड मिलेगा। ठीक है, पढ़ लो 10th वालों इज ओनली फॉर यू ऑन फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, पढ़ लो 10th वालों बाय साहिल सागर इज ए एजुकेशन चैनल जो कि तुमको हर चीज़ प्रोवाइड करके दोस्तों देने वाला है। ठीक है, साहिल भैया के साथ कंसिस्टेंसी और भरोसा साहिल भैया पे दिखाओ, साहिल भैया हर चीज़ तुमको करवा के देने वाले हैं। ठीक है, और तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे भी, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स दोस्तों पढ़ा के रखे हैं क्लास 10th के, सोशल साइंस और साइंस में, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे विजिट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से मैंने हर चीज़ नोट्स भी वगैरह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड करके रखा है, तो तुम जाके देख सकते हो। सीबीएसई का एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है।